नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से हाशिए पर दिख रही मायावती और बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कमर कस ली है। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम की पुण्यतिथि है। करो या मरो के अंदाज में मायावती ने इसी दिन को मिशन 2027 की औपचारिक शुरुआत करने का एक फैसला किया है। अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को बचाते हुए ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को जोड़ना इस वक्त मायावती की रणनीति भी है और चुनौती भी। यह उनकी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग की एक झलक भी दिखाता है, हालांकि थोड़ी सी अलग शक्ल में, जिसकी बात हम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप दलित ओबीसी यानी पिछड़ा और मुस्लिम ये बात करते हैं, तो ये अखिलेश यादव का वही पीडीए है जिसको पिछले कई महीनों से वो अपना राजनीतिक नारा बनाकर 2027 की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में मायावती के लिए इसी पिच पर, इसी ज़मीन पर उतरना और वहाँ पर अपने वोट खोजना और नए वोट बनाना कितना आसान होगा। हाल में मायावती ने पार्टी से निकाले गए अपने भतीजे आकाश आनंद और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ की वापसी भी करवाई है। तो पिछले चुनावों में लगातार हार और कमज़ोर होते जनाधार के बीच क्या मायावती अपनी सियासी ज़मीन वापस पा सकेंगी? क्या बीजेपी और अखिलेश यादव की शक्ल में दो ध्रुवों पर खड़ी नजर आ रही उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती खुद को तीसरा और असरदार ध्रुव बना पाएंगी? और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं सीधे आजतक.in के एग्जीक्यूटिव एडिटर कबूल अहमद के पास। कबूल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत से ही शुरू करते हैं। आपने एक स्टोरी लिखी थी कि मायावती मिशन 2027 के लिए चुपचाप बड़ी तैयारी कर रही हैं। तो हम विश्लेषण पर बाद में आते हैं। पहले तो हमारे दर्शकों को आप यही बताइए कि आप चुपचाप और बड़ी तैयारी, क्या आपका मतलब है इससे? क्या है वो तैयारी? देखिए नीरज भाई, बसपा का के लिए जो दौर चल रहा है ये बहुत मुश्किल दौर चल रहा है बसपा की राजनीति का। बस बहुजन समाज पार्टी 2012 के बाद से लगातार बसपा का सियासी ग्राफ दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। उसको राजनीतिक कोई उम्मीद की किरण हाल फिलहाल नहीं दिख रही है और तमाम बड़े नेता पार्टी के साथ छोड़कर चले गए हैं, कार्यकर्ता छोड़ के चले गए हैं। पार्टी का जनाधार खिसक गया है। पार्टी अपने उस दौर में खड़ी है जहां कभी 1989 के दौर में खड़ी रहा करती थी, मतलब वोट आधार के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो बसपा के लिए सबसे मुश्किल दौर है और खास तौर से तब जब 2024 के चुनाव में बसपा का एक भी सीट नहीं मिली, विधानसभा में एक सदस्य हैं। ऐसे समय में मायावती के लिए जो आने वाला समय है वो और भी चुनौतीपूर्ण है। निश्चित तौर पे नीरज भाई, बसपा जिस तरह से है और मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से दोबारा से अपने खिसके हुए जनाधार को वापस लाने के लिए लगातार सियासी एक्सरसाइज मायावती कर रही हैं। मायावती ने तमाम छोटे छोटे नेताओं को जोड़ने के लिए कोशिश किया, कैडर कैंप लगाए अपने पार्टी के नेताओं को। कई ऐसे पुराने नेता हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनको दोबारा से लाने की कवायद की गई। हाल के दिनों में पार्टी में आकाश आनंद की जो मार्च में निकाल दिए गए थे उनकी दोबारा वापसी कराई गई। अब हाल में 2 दिन पहले जो है अशोक सिद्धार्थ, जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं, मायावती के समधी हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं, वो भी छोड़ के चले गए थे। उनकी भी माफीनामा के बाद उनकी घर वापसी हो गई है। तो मायावती कई तरीके से कई स्तर पे काम कर रही हैं। खुद लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं। लगातार मायावती के जो है वो उस कोशिश में लगी हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम कैसे त्रिकोणी बनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात नीरज भाई ये है कि मायावती जो कर रही हैं वो दोबारा से अपने पैर पे खड़े होने की कवायद कर रही हैं। वो हालत में बसपा चली गई है कि उसको जिस तरह से अगर कहा जाए कि पोलियो की बीमारी हो गई है, वो भचक के चल रही है, वो अपने पैर पे नहीं चल रही, बैसाखी के सहारे चल रही है। तो मुझे लगता है कि वो है कि कोशिश ये हो रही किसी तरह से तमाम तेल रोगन लगा के या एक्सरसाइज करके उस पैर में जो पैर कमजोर पड़ गए हैं उसको दोबारा से खड़ा किया जा सके। तो मायावती कोशिश यही है। आप देखेंगे कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो उनके
तमाम कोऑर्डिनेटर हैं बहुत एक्टिव हुए हैं, और एक्टिव होने के साथ साथ वो अगर कैडर कैंप कर रहे हैं तो उसका फोटो भी अब सोशल मीडिया में शेयर करने लगे हैं। उनके जो तमाम नेता हैं, अब मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस के फोटो जो है मीडिया के द्वारा ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कैडर है लोग हैं वो अपने अपने सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। तो एक तरह से मैसेजिंग का काम हो रहा है, कैडर के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो 2024 में, क्योंकि मायावती को सबसे बड़ा खतरा तब लगा नीरज भाई जब 2024 के चुनाव में दलित वोट बीजेपी के बजाय कांग्रेस और सपा की तरफ गया। मायावती को यहां सबसे बड़ा झटका लगा। मायावती की सीट नहीं आई, मायावती को इससे कोई गम नहीं है, लेकिन मायावती का वोट जो कांग्रेस की तरफ चला गया, क्योंकि मायावती या बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी हुई है। कांग्रेस के अब मायावती नहीं चाहती है कि जो उनका अपना कैडर है अगर वो कहीं कांग्रेस में चला गया, तब मायावती के लिए दोबारा रिवाइवल होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज तक वो कांग्रेस के साथ अलायंस करने से जो बच रही हैं, वो बचने के पीछे का कारण नीरज भाई यही है। मायावती की सबसे बड़ी जो बेचैनी थी वो 2024 के चुनाव में इनका जो अपना वोट है, वो वोट जो है खिसक के जो दलित समुदाय का वोट है, चाहे उसमें गैर जाटो दलित हो या जाटो दलित हो, उनका बड़ा वोट जो है वो खिसक के सपा और कांग्रेस की तरफ गया है, बीजेपी के साथ गया है। वो है बीजेपी के साथ जाने में मायावती को लगता है कि बीजेपी जब भी कमजोर होगी वापस आ जाएगी, लेकिन अगर वो वोट कांग्रेस में चला गया तो दोबारा से लाना मुझे लगता है मायावती के लिए मुश्किल है। इसीलिए मायावती की बेचैनी हुई और मायावती ने उसी के बाद से तमाम एक्सरसाइज शुरू किए। अपने कैडर के जो कोऑर्डिनेटर थे अलग अलग मंडलों के, उनको एक्टिव किया। हर मंडल में उन्होंने एक दलित, एक ओबीसी, एक मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाया कि एक सोशल इंजीनियरिंग बना सके। जो आप जिस पीडीए की आप बात कर रहे थे नीरज भाई, उसकी कवायद की है। लेकिन इन सब एक्सरसाइज के बाद भी अभी जो बसपा को लेके समाज में अविश्वास है वो नहीं टूट रहा है। वो एक विश्वास नहीं बन पा रहा है कि जो बसपा 2012 के पहले वाली बसपा थी या 2007 के दौर के 1989 से ले 84 से लेके जो 2007 तक की बसपा थी, वो बसपा फिलहाल नहीं दिख रही है। वो विश्वास समाज में या दूसरे जो वोटर्स है उसके बीच नहीं बन पा रहा है। यही वजह है कि मायावती के लिए लगातार जो राजनीतिक जमीन है वो सिमटती ही जा रही है। नहीं, बिल्कुल। मैं दो सवाल, एक सवाल के दो पहलू आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2007 की जो बात की, 2012 से पहले की जो बात की कुबूल ने, तो आप समझ लीजिए कि 2007 में जब मायावती ने सरकार बनाई थी, तब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनके पास 206 सीटें थी, 206 सीटें जीती थी। लगभग 31%, 30% से ज़्यादा उनका वोट प्रतिशत था। और 2022 की विधानसभा में 206 वाली बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है और जो वोट प्रतिशत है वो 13% पे आ गया है, जो घट के 10% से भी नीचे आ गया 2024 में। तो कबूल भाई, मेरा ये सवाल है, दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आप बात यहां से शुरू करते हैं कि 2024 को भी अगर आप देख लेंगे तो मायावती 9% पर, 10% वोट पर अब भी खड़ी हुई हैं, यानी रिवाइवल कभी भी हो सकता है। दूसरा पहलू ये है कि 2022 में जब एक विधायक रह गया था, 12% वोट रह गया था, तब से अब तक बदल क्या गया? तब से अब तक बदला ये कि राहुल गांधी की जो इमेज थी नेशनल लेवल पे वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। यानी आपकी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पार्टी, जो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है दलित वोट के लिए, वो पहले से, उसका नेता जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। वो वोट मुस्लिम, ओबीसी, पिछड़ा और दलित, यानी जिस पर आप अपना एक सोशल इंजीनियरिंग बनाने की तैयारी कर रही हैं, अखिलेश यादव 2022 से लेके आज तक उस पीडीए को पहले से कहीं कहीं ज्यादा मजबूत बना चुके हैं। तो बदला क्या है? चीजें तो और नीचे ही गई हैं मायावती के लिए। दूसरा पहलू वो जहां से मैंने बात शुरू की कि वो अभी भी 9% पर खड़ी हुई हैं। तो इन दोनों के बीच में आप कौन से आर्गुमेंट के साथ हैं? देखिए नीरज भाई, बसपा के साथ 9% जो वोट है उसमें तमाम वोट, एक तो अपना उनका कैडर का भी वोट है। और क्योंकि जिस मायावती के साथ जो अभी भी जो बड़ा वोट बैंक है वो जाटो समुदाय का है। जाटो समुदाय में उसका जो जाटो समुदाय का 65% वोट के आसपास मायावती के पास है। 12%, 12.5% जाटो वोट है। उसका घटा दे तो करीब 8.5, 9%, 8% वो हो गया। 1-1.5% जो अदर वोट जुड़ के होता है।
तो मायावती के साथ जो वोट है वो उसका अपना सजाती वोट है। पहली बात तो ये है नीरज भाई। निश्चित तौर पे बसपा जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है, वो कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स पार्टी है, जिस तरह से बीजेपी है या लेफ्ट ओरिएंट पार्टी होती हैं उस तरह की कैडर बेस्ड। बसपा का रिवाइवल इस हिसाब से, क्योंकि जिस पार्टी का कैडर होता है वो कैडर अगर दोबारा से एक्टिव हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए, तो उसकी वापसी की उम्मीद मुझे लगता है दिखती है। एक कारण है। लेकिन दूसरी कारण ये आपने जो बात कही है कि जिस मायावती को जिस राजनेता से या जिससे सबसे ज्यादा राजनीतिक खतरे नजर आ रहे हैं वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। वो जो दलित समुदाय है उसके बीच में भी उसकी विश्वास जो है मजबूत हो रहा है। इसका नतीजा हम आपको बताएं कि अभी पिछले दिनों दो तीन बड़े दलित नेता जो हैं, खासतौर से दलित आइडियोलॉग हम कहें उनको, वो अभी कांग्रेस में शामिल हुए, जिसमें एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के रविकांत है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हैं आप देखेंगे प्रोफेसर रतन लाल है। ये वो लोग हैं जो हार्ड कोर अम्बेडकराइड हैं और दलित राजनीति के एक तरह से इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, और अम्बेडकर के लेके तो वो उनके साथ गए हैं। तो उनको लेके तमाम तरह बहुजन समाज पार्टी की तरफ से या जो बसपा समर्थक हैं वो सवाल उठाते हैं कि जो पार्टी के जो जिस पार्टी ने कभी डॉक्टर अंबेडकर को संसद में जाने नहीं दिया था, उनको रोका था, उसके साथ चले गए। तो उनका तर्क दूसरे तरफ रविकांत और रतनलाल देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी क्या दलितों के लिए या दलित आइडियोलॉग के लिए दरवाजे खोल रही। बसपा की पूरी राजनीति जो है वो मायावती के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इसीलिए मायावती जो है, जो नेता जाता है या आता है, कोई बसपा पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बसपा पे तब फर्क पड़ा है जो काशीराम ने राजनीति बनाई थी, बहुजन पॉलिटिक्स से। बहुजन में क्या था, जो अति पिछड़े जाति के थे, ओबीसी थे या अल्पसंख्यक समुदाय के नेता जो बसपा में हुआ करते थे, वो धीरे धीरे करके पार्टी छोड़ गए। और खासतौर से जो अति पिछड़े नेता गए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना हो या कुर्मी समुदाय के बहुत सारे नेताओं को पार्टी छोड़ के जाना रहा हो या पासी समुदाय के नेताओं का जाना रहा हो, इनके जाने से बसपा बहुत तगड़ा कमजोर हुई है नीति। दूसरी चीज ये है कि मायावती जो कर रही है, मुझे लगता है कि बसपा का रिवाइवल के केवल एक विकल्प है और मायावती उस विकल्प की तरफ नहीं बढ़ रही है। वो विकल्प है अलायंस पॉलिटिक्स की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो आज पिछले 15 साल से देश की सत्ता पे काबिज है, दुनिया की अपनी को सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, नीरज भाई वो भी गठबंधन की पॉलिटिक्स के लिए मजबूर है एक। दूसरी तरफ देखिए तो समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत है, कांग्रेस है, उसके साथ अलायंस करने के लिए मजबूर है। यानी कि आज की जो पॉलिटिक्स है वो अलायंस पॉलिटिक्स की है, मायावती एकला चल रही है। और अब देखें वोटिंग पैटर्न भी नीरज भाई देखें तो जो वोटिंग पैटर्न है उसमें मतदाता भी दो तरह का है। एक मतदाता वो है जो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है, एक मतदाता वो है जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। ऐसे में मायावती अगर दो ध्रुवीय राजनीति में नहीं खड़ी नजर आ रही हैं उनके बीच में, तो मुझे लगता है उसमें जो है उसकी वजह से सबसे बड़ा झटका लगता है। उत्तर प्रदेश में पूरी लड़ाई जो है भाजपा बनाम सपा की सिमट गई है, और सपा के इर्द गिर्द ब्लॉक में रहें या फिर आप बीजेपी के ब्लॉक में, अगर दो ब्लॉक में आप नहीं हैं तो पूरी तरह से नजरअंदाज हो रहे हैं। और मायावती 2012 के बाद से इस पॉलिटिक्स के लिए जब से अकेला चलती हैं तब से उनको खामियाजा हुआ है। आप देखें कि 2014 में वो अकेले लड़ती हैं, खाता नहीं खुलता। 2019 में वो सपा के साथ अलायंस करके लड़ती हैं, 10 सांसद बन जाते हैं। हाँ, तो आप देखिए कि फिर उसके बाद 2022 में आप अकेले लड़ती हैं और फिर 2024 में लड़ती हैं, तो क्या असर होता है ये दिख जाता है। बंगाल में आप देख लीजिए, कांग्रेस जो सब जगह पूरे देश में अच्छा करती है, लेकिन वहां लड़ाई लेफ्ट बीजेपी और टीएमसी की होती है। तो इस तरह की चीजें हैं। पंजाब और दिल्ली कांग्रेस पार्टी पंजाब में वर्सेस, सॉरी माफ कीजिएगा, कि दिल्ली में अगर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी लड़ाई हो जाती है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है। या पंजाब की उस लिहाज से बात कर ले कि वहां दो ध्रुवीय कांग्रेस और आप में बटा हुआ है वोटर, तो वहां बीजेपी हाशिए पर चली जाती है। तो नीरज भाई जो राजनीति जो ध्रुवी होती जा रही है वो मायावती को उस बात को समझना होगा। और ये बात सिर्फ जो है बसपा के कार्यकर्ता नहीं, नेता भी इस बात को समझ रहे हैं, और वो इस कसमकस में है कि आखिर क्या वजह है कि मायावती किसी गठबंधन के पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों नहीं बन रही। ये बात तमाम बसपा के नेताओं से पूछे तो कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी चाहते हैं गठबंधन हो, लेकिन मायावती की जो राजनीति है वो किस तरह सोच रही है, किस दिशा में जा रही है। मुझे लगता है कि मायावती को जो गठबंधन की पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखे हुए हैं उनको दरवाजे खोलना होगा। अगर बसपा का रिवाइवल चाहती हैं तो उनके लिए गठबंधन का है। ताश की पत्ते की तरह पार्टी में संगठन में फेरबदल करने से, किसी को लेने और किसी को निकालने से बसपा की राजनीति पे फिलहाल कोई असर नहीं पड़ रहा है, एक चीज। दूसरी तरफ ये है कि आपका वोट परसेंटेज 9 साढ़े 9% के आ गया है,
आपको रिवाइवल की उम्मीदें हैं, लेकिन रिवाइवल आपका तभी हो सकता है जब आप किसी एक लॉबी के साथ खड़े दिख रहे हैं, किसी एक अलायंस के साथ आप खड़े दिखते हैं, तब आपके रिवाइवल की उम्मीदें हो सकती हैं। बसपा को बीजेपी या कांग्रेस, दो अलायंस में एक अलायंस को चुनना पड़ेगा। किस अलायंस साथ खड़े होते हैं, किसी भी अलायंस में जाएंगे, मुझे लगता है कि जो उनका 9.5% आज के पास वोट है, उसके बढ़ के वो 15, 18, 20% में तब्दील हो सकता है। अगर वो अलायंस की पॉलिटिक्स नहीं करती हैं नीरज भाई, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2027 में मायावती कुछ भी कर लें, तमाम जो है काशीराम के परिनिर्वाण से चुनावी बिगुल फूंक दें या कुछ भी कर लें, बसपा का रिवाइवल मुझे लगता है उस तरह की स्थिति में, क्योंकि बसपा तभी उभर पाएगी जब बसपा दूसरे समुदाय के लोग उससे जुड़ेंगे। दूसरे समुदाय के लोग तभी जुड़ेंगे जब मायावती के जीतने की उम्मीद दिखेगी। बसपा तभी रिवाइवल हुआ है अगर काशीराम ने जब खड़ा पार्टी को बनाया, स्थापना किया, उसके बाद जब वो समाजवादी पार्टी के साथ 1993 में अलायंस करती है और उसके समुदाय को लगता है कि वो कि बसपा जीतने में है, तो जीतने की बसपा उम्मीद ज्यादा होती है, तो जो उसके साथ दूसरे समुदाय के लोग होते हैं, अति पिछड़े समुदाय के लोग, ओबीसी लोग या अपर क्लास या मुस्लिम समुदाय के लोग, वो जुड़े, और उसके जुड़ने से बसपा का जो राइज है वो तेजी से बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि बसपा अब उसी दिशा में लौटना चाहिए। अगर बसपा को दोबारा जिंदा करना है तो मायावती को गठबंधन की पॉलिटिक्स में अपनाना होगा। अगर गठबंधन की पॉलिटिक्स मायावती नहीं अपनाती हैं तो कुछ भी ताश के पत्ते की तरह चाहे जितना बसपा के संगठन को फेंटती रहें या तमाम जो है अभियान शुरू करती रहें, उसका कोई भी इंपैक्ट फिलहाल मुझे होता नहीं दिख रहा। वैसे तो आपने इशारा कर ही दिया, लेकिन फिर भी नामों के साथ पूछता हूं कि भतीजे आकाश आनंद को आपने एकदम इतना इंपॉर्टेंट, इतनी अहमियत दी पार्टी के अंदर, और फिर बीच 2024 के बीच चुनाव में उन्हें शंट कर दिया, फिर पार्टी से बाहर कर दिया, फिर पार्टी में वापस ले आई और फिर नंबर 2 बना दिया। अब अशोक सिद्धार्थ, जिनके बारे में जब पार्टी से निकाले गए थे तो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि बहुत साजिश कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ गुटबंदियां कर रहे हैं, वो भी माफीनामा जारी करते हैं और पार्टी में वापस आ जाते हैं। तो ये सब ये करेक्टिव मेजर्स के तौर पे मायावती का वोटर इन्हें देखेगा कि मायावती गलतियां सुधार रही हैं, या देखेगा कि भैया फैसलों के अंदर कोई स्थायित्व ही नहीं है? देखिए नीरज भाई, मायावती पार्टी में वो अपनी तरह से पार्टी को चलाती हैं, वो अपनी मर्जी चलाती हैं, कब किस पे मेहरबान हो जाए, कौन उनके आंखों में तारा बन जाए, कौन उनके आंखों में कांटा बन जाए। जिस दिन वो कांटा बनता है तो उसको फर्श से लाके, मतलब अर्श से लाके फर्श फेंक देती हैं, और जो मायावती को भा जाता है उसको फर्श से उठा के अर्श पे बैठा देती हैं। एक चीज है। तो आकाश आनंद दो मायावती अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाती हैं, मार्च में निकाल देती हैं, फिर दोबारा से लाती हैं। लाने के बाद से आप नीरज भाई देखें कि आकाश आनंद की को उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती ने क्या किया, उनका किस तरह से उपयोगिता लाई। मुझे उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की सक्रियता नहीं दिखी। अभी हाल फिलहाल में जो अभी खास तौर से दोबारा से उनको थोड़ा सा पावरफुल बनाया है, संयोजक बना रहा है, मुख्य संयोजक, तो उनको बना के अभी देखा है तो वो अभी मुंबई में एक दौरा करके आए हैं। इससे पहले एक दौरा उनका चंडीगढ़ में हुआ था। अब वो जो है उनके बिहार के दौरे, मुझे लगता है कल उनका एक बिहार में कार्यक्रम है, खास उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो कैमूर का इलाका है, उस इलाके में जहां बसपा का जनाधार है, उस इलाके में। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे जो खास तौर से जो दलित, युवा दलित है, उसका जो मुड़ाव हुआ है आकाश उनकी चंद्रशेखर की तरफ, जो भीम आर्मी जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स को पसंद करता है, नया यूथ दलित समुदाय का, वो जो चंद्रशेखर की तरफ गया है, या चंद्रशेखर लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक प्रसंगता बनाए हुए हैं, अगर उसको काउंटर करना है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आकाश आनंद को, मायावती को सक्रिय करना होगा। आकाश आनंद अगर सक्रिय होते हैं तो मुझे लगता है युवाओं में उत्साह बनेगा, एक नैरेटिव होगा, एक राजनीतिक चर्चा में जो बसपा चर्चा से बाहर हो गई है वो चर्चा के केंद्र में आएगी। क्योंकि आकाश आनंद ने जिस तरह का नैरेटिव गढ़ना या आक्रामक पॉलिटिक्स करना, एक ऊर्जा, मैंने उनकी एक झलक दो है 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ प्रचार के शुरुआती दौर में जो उन्होंने किए थे वो दिखा था, उससे आकाश आनंद को लेकर एक उम्मीद जगी थी। लेकिन उसके बाद जो मायावती का एक्शन हुआ, एक्शन होने के बाद जो है तमाम उनका जो वोटर है उसमें निराशा झलकी। तो मुझे लगता है नीरज भाई, सबसे बड़ी चीज यही है कि क्या वो अपने लोगों को किस तरह से उनको उपयोगिता करती हैं। क्योंकि बसपा में जो पूरी राजनीति है वो आकाश और मायावती की सिमटी है। मायावती कहीं निकल नहीं रही हैं, तो लखनऊ और दिल्ली से बाहर जब तक सक्रिय नहीं होंगी अपने कैडर, क्योंकि अब जो वोटर है या जो समर्थक है, नेता है, उसका मिजाज बहुत बदला है। वो अब 1997 या 2000 की राजनीति को नहीं देखता है, अब
21वीं सदी का ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है। और उसमें जो है, अगर आप देखें कि कैसे है कि वो हर वोटर चाहता है कि हमारा नेता हमारे पास आए, हमसे संपर्क करे, हमसे वो कनेक्शन बनाए। और मायावती है, देखिए अखिलेश यादव अलग अलग जगह जा रहे हैं, या दूसरे नेता राहुल गांधी भी लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। वो बिहार में भी अभी हमने देखा कैसे उनके कार्यकर्ता जो उत्साह में नहीं थे वो राजनीतिक चर्चा में आए। तो मुझे लगता है कि अगर जब तक है, क्योंकि बसपा का जो एक बड़ी बात है नीरज भाई, कि बसपा का जो समर्थक है उसको जो अपने नेता से जो उम्मीद है वो बहुत ज्यादा, कोई ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ उम्मीद लगाए। वो चाहता है कि हमारा नेता हमारे बीच आए, हमारे नेता हमारे बीच आए, ताकि उनकी माहौल बन सके। तो मुझे लगता है कि वो उम्मीद, अगर मायावती लखनऊ के बजाय अगर वो जाते हैं अपने कैडर में, अलग अलग मंडलों में बैठक करती हैं और उनसे संपर्क करती हैं, तो मुझे लगता है उससे एक माहौल बनेगा। और वो माहौल अगर मायावती स्टेब्लिश कर ले जाती हैं, वो कनेक्शन जो बसपा समर्थक और नेता के बीच टूटा है, अगर वो जुड़ जाता है तो बसपा के उभरने के चांस दिखते हैं। लेकिन जब तक वो कनेक्शन नहीं बनेगा, दूसरा है कि आप एक राजनीतिक अपनी धारा नहीं सेट करेंगे। बीजेपी के साथ जो एक उनका नैरेटिव बढ़ गया है कि मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, तो ये सब चीजें जो है, एक बड़ा वर्ग है मुस्लिम जो मायावती से दूर हुआ है। ओबीसी समुदाय भी मायावती के साथ फिलहाल इसलिए नहीं जा रहा कि अगर हम जाएंगे तो क्या मायावती को वोट देंगे तो मायावती जीत जाएंगी। ये जो जीत जाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, ये जो कसमकस है, मुझे लगता है अगर मायावती ये तोड़ देती हैं देश की राजनीति में, ये बड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल वो, मुझे लगता है कि जो मायावती की एक्सरसाइज दिख रही है, उम्मीदें दिख रही हैं लोगों को, ये दिख रहा है आज के जो दौर उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें मायावती के कार्यकाल की लोग याद भी कर रहे हैं कि उनके प्रशासन बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीजें हैं, उनके दौर में काम किए गए। मायावती ने अपने 2007 से 12 के बीच में जो काम किए हैं उसको भी जनता के बीच में नहीं रख पाई थी नीरज भाई। और आज भी मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी चीज है कि जो बसपा अपना दो मॉडल नहीं पेश पर, बैकलॉग की भर्ती बसपा के दौर में सबसे ज्यादा हुई हैं। 5 लाख से करीब 7 लाख भर्तियां जो केवल बैकलॉग से हुई हैं, और वो भर्तियां ज्यादातर जो पाने वाले थे वो दलित और अति पिछड़े समुदाय के थे, ओबीसी समुदाय के थे, अल्पसंख्यक समुदाय के थे। जो अखिलेश यादव जो पीडीए कर रहे हैं उसको मायावती ने रोजगार देके जोड़ा था। और वो पीडीए मतलब जो बैकलॉग की भर्ती थी 2012 के बाद से लगातार भर्ती नहीं हुई है। अगर मायावती इसी को बेच देती, कितना बड़ा रोजगार देने का दावा मायावती के साथ बन सकता था, इसको नहीं। अंबेडकर ग्राम सभा योजना एक बेहतरीन ग्राम सभा योजना थी, जो जो गांव दलितों के कट गए थे उनका विकास था, आज उन गांव का विकास तो पेश कर सकती थी। और मायावती जिस तरह की राजनीति, देखिए मायावती राजनीति में कैसे उभार हुई नीरज भाई, जो उनके 6 महीने के 1.5 साल के अगर कार्यकाल याद होंगे आपको, कि वो जाती थी तुरंत, मतलब होता था डीएम को सस्पेंड कर देती थी, खराब काम दिखता था सड़क उठा देती थी। रात में मैं देखता था कि डीडीओ डीएम एसपी लग के सड़कें बनवाया करते थे अम्बेडकर ग्राम सभा की। जो मायावती की वो राजनीति थी, सीधे जनता से कनेक्ट करती थी मायावती, सीधे जो है वो अपने समर्थकों को मोबिलाइज करती थी, वो चीज खत्म हो गई है। बसपा में उस चीज की कमी अभी कोई भरता हुआ नहीं दिख रहा। दूसरी चीज यह है कि बसपा में जो बहुजन पॉलिटिक्स हुआ करती थी वो खत्म हो गई है उसमें, क्योंकि अब वो केवल जाटों की पॉलिटिक्स बन के बसपा रह गई। अगर वो बहुजन पॉलिटिक्स स्टेब्लिश कर ले जाए, अगर विश्वनाथ पाल को हटा दे तो दूसरा ओबीसी नेता बसपा में देखने से नहीं नजर नहीं आ रहा कौन है अति पिछड़ा नेता। मुस्लिम नेताओं में कोई ऐसा नेता जो है कि गिन लो तो मुमताज अली, शमसुद्दीन राइन और नौशाद, 3 ये दिखते हैं ये जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हाँ अहम रोल में हैं, लेकिन इनका ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। मैं कह रहा हूं अगर इन नेताओं की ब्रांडिंग हो जाए, या जो बसपा में दूसरे जो दलित गैर दलित नेता हैं उनकी ब्रांडिंग हो जाए, तो मुझे लगता है उस तरह से, क्योंकि बसपा में जो तमाम जनाधार वाले नेता थे सब पार्टी छोड़ के चले गए हैं, कोई बचा नहीं है। तो मुझे लगता है अगर इस तरह की रिवाइवल होता है और दोबारा से वो काशीराम का मॉडल की जो बहुजन पॉलिटिक्स थी उस पर लौटती हैं, तभी मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विश्वास पैदा कर पाएंगी। और जो दूसरे समुदाय है जब लगेगा कि मायावती जीतती हुई नजर आ रही, तब उनके साथ जुड़ना पसंद करेगा। कोई जो है हारते हुए घोड़े पे दांव नहीं लगाता नीरज भाई, हर आदमी जीतते हुए घोड़े पे दांव लगाता है। नहीं बिल्कुल। और एक जो आपने कहा कि नेताओं की ब्रांडिंग हो जाए, ब्रांडिंग कैसे होगी? मायावती किसी भी बात का जो जवाब है वो उनके पास आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया है। राहुल गांधी 2022 के बाद से मायावती को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 2022 में हमने मायावती को मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया था, लेकिन वो ईडी सीबीआई पेगासस के डर से नहीं आई। फिर राहुल गांधी ने फरवरी 2025 के आसपास कहा कि मायावती ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो ईडी सीबीआई से डरी, बीजेपी को खुला मैदान दे रही हैं। मायावती ने
ट्वीट कर दिया कि हम जब कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते हैं, कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ते हैं, हमारा वोट उनको चला जाता है, उनका वोट हमको नहीं जाता है। तो मायावती की ये बात कितनी एस्टैब्लिश हुई सब देख रहे हैं, और राहुल गांधी के आरोप या कुल मिलाकर ये नैरेटिव की बीजेपी के लिए एक मैदान छोड़ रही हैं, वो नैरेटिव कितना एस्टैब्लिश हुआ ये भी सब देख रहे हैं। तो मायावती का जो ये एक तरीके से एक प्लस पॉइंट होता था कि मायावती का एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो बोलती कम है करती ज्यादा है। आज के दौर में, आज की मौजूदा परिस्थितियों में वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है ना। नीरज भाई, जो मायावती की राजनीति थी वो मायावती बसपा की राजनीति नहीं दिख रही है। मैं क्या कर रहा हूँ बार बार यही कि मायावती के जो तौर तरीके थे, जो मायावती जिस राजनीति से जानी जाती थी, वो एकदम राजनीति खत्म हो गई। मायावती ने अपने आप को चार दीवारी के तक सीमित कर लिया है, सोशल मीडिया से लड़ाई लड़ रही हैं। अब सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक बयान देने से चीजें नहीं होंगी। राहुल गांधी घूम रहे हैं, पूरे यात्रा कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। उसका नेता एक करिश्माई नेता के तौर पे है, जहां जाता है उसको वोटों में तब्दील कर देता है भीड़ को। तो दूसरी तरफ देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार नेताओं संपर्क कर रहे हैं। मायावती अपने केवल जो क्वाड का कैडर है या जो पदाधिकारी उनके सिवा किसी और से मिलते नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये है, जब कोई नेता आकर, कार्यकर्ता अपने नेता से मिलता है, जब वो फोटो खिंचा के जाता है तो अपने पूरे जवार में बताता है कि देखिए आज मैं मायावती से मिल के आया हूं, मान लिया तो अखिलेश यादव से मिल के आया हूं, तो वो फोटो खींच के ले जाता है और चार लोगों के बीच में दिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा कहीं घूमते नजर नहीं आ रहे, लेकिन अखिलेश यादव कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन मायावती की राजनीति जो है वो चार दीवारी में सिमटी हुई है, ट्विटर पे सिमटी हुई है और केवल बयानबाजी तक सीमित है। अब मायावती अगर वो जमीन पे उतर के एक्टिव होती हैं, जाएं, और वो कनेक्शन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो उनका अपने समर्थकों से कनेक्शन टूट गया है वो स्टेब्लिश करने की जरूरत है, क्योंकि मायावती उसी जो कनेक्शन है वही बसपा की राजनीति को संजीवनी देता रहा है। और जो मायावती भी राजनीति कर रही हैं, ये बसपा की राजनीति की न पहचान थी, न मायावती की राजनीतिक स्टाइल थी। तो मायावती की राजनीतिक स्टाइल कमजोर पड़ी है पहले की तुलना में। दूसरा है कि अब आज हालत उस खड़ी है, न उनके पास अपना कार्यकर्ता है, न कोई बड़ा जनाधारी नेता है। और पार्टी में आज कार्यकर्ता, एक समय यह था कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत कार्यकर्ता अगर कहीं माना जाता था तो वो बस कैडर में के हिसाब से तो बसपा के पास माना जाता था। लेकिन आज तमाम लोग निराश होके, उदास होके पार्टी छोड़ के चले गए हैं या निष्क्रिय होके घर में बैठ गए हैं। उनको थोड़ा जिंदा करने के लिए इन्होंने, मायावती ने भी हाल फिलहाल में कैडर कैंप जरूर किए हैं, लेकिन क्या उससे बसपा में वो एनर्जी आई है? मुझे लगता है फिलहाल वो एनर्जी अभी नहीं आई। वो एनर्जी तभी आएगी जब उनका नेता उनके बीच में होगा। अगर मायावती लखनऊ से निकल के, मैं कह रहा हूं, अगर हर मंडल में, जिस मंडल की बैठक है, अगर उस मंडल में ही मायावती शुरू कर दें, हो सकता है मायावती की उम्र 75 साल हो गई है, एक बात कही जाती है, स्वास्थ्य भी नहीं, तो कम से कम अपने बड़े उस चेहरे को, जो एक जनाधारी, जिस तरह से आकाश आनंद के लोग उम्मीद लगाते हैं, आकाश आनंद से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको देखना चाहते हैं, आप उनको सीमित कर रखें। कम से कम कैडर कैंप में जाएंगे, वो एक्टिव होंगे। अगर उनकी एक्टिविटी बढ़ती है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे बसपा में संजीवनी आ सकती है। अब 9 अक्टूबर को मायावती ने एक बड़ी रैली रखी है, वो रैली जो है उसमें भीड़ आएगी। क्या बसपा जो पहले आज से 2007 के दौर की राजनीति में जिस तरह की भीड़ जुटाया करती थी, क्या मायावती 9 अक्टूबर को भीड़ जुटा पाएंगी? सोशल मीडिया में माहौल दिख रहा है, लेकिन वो, मुझे सबसे बड़ी बात है कि क्या उस तरह की भीड़, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती से ज्यादा भीड़ जुटाने वाली कोई नेता नहीं है। और मायावती की भीड़ रैलियां जो है ऐतिहासिक रैलियां होती थी कि लोग अपने पैसे खर्च करके आते थे, अपने बसों से आते थे, किराए लगा के ट्रेनों से आते थे। जबकि हम दूसरी रैलियों में देखें, दूसरे राजनीतिक दलों में, तो वो चंदे से लाए जाते थे या पैसे भी लाए जाते थे। मायावती की रैलियों में भीड़ कभी पैसे वाली नहीं आई, वो अपनी स्वेच्छा से आने वाली भीड़ थी, अपने नेता को देखने आती थी। लेकिन आज की तारीख में नीरज भाई, उतनी भीड़ जुटाना, ये 9 अक्टूबर को पता चलेगा कि क्या मायावती में अभी 2007 से पहले वाली एनर्जी अभी बची है, उनके समर्थकों में ऊर्जा बची है, वो एक तय करेगी। हालांकि बसपा की पूरी प्लानिंग है इस तरह से, क्या उस तरह जुटा पाएंगी या नहीं, ये देखना होगा, एक चीज। दूसरी चीज है 9 अक्टूबर के बाद, क्या 9 अक्टूबर की रैली तक ही सीमित रहेगी या 9 अक्टूबर के बाद बसपा एक्टिव होगी? बसपा अपने किसी नेता को, या आकाश आनंद को जिस तरह से उम्मीद आ रही, वही नंबर 2 के नेता है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में
कोई मिशन 2027 को लेके किस तरह का कोई रोड मैप बनाते हैं, आगाज करते हैं, कोई अनाउंस होता है, वो सब कुछ तय करेगा 9 तारीख की रैली का। अगर 9 तारीख की रैली में मायावती केवल भाषण तक सीमित रहता है या कोई संदेश देती हैं या किसी तरह का, वो सारी चीजें देखनी होंगी। अगर मायावती आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव नहीं करती हैं या खुद भी एक्टिव नहीं होती हैं, तो मुझे लगता है, अब मेरा एक्टिव होने का मकसद ये नहीं है कि आप खाली बैठ के करें, आपका क्षेत्रों में जाना, वहां की सक्रियता बढ़ाना, वहां के अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो कनेक्शन टूट गए उसको स्टेब्लिश करना, जो बहुजन पॉलिटिक्स काशीराम का मॉडल हुआ करता था उसको दोबारा से स्टेब्लिश करना। केवल ये नहीं कहना कि हम दलित और पिछड़े मुसलमानों को हैं, उनको पार्टी के साथ लाना, जोड़ना और उनको एक सूत्र में विरोध के एक संदेश देना। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मायावती कर सकती हैं, लेकिन करना पड़े, अगर करती हैं और जाती हैं और कर लेती हैं तो निश्चित तौर पे बसपा 2027 में एक अहम रोल प्ले कर सकती है। तो 9 अक्टूबर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है मायावती और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के लिहाज से। 2027 के चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एक और चुनाव आना है, पंचायत का चुनाव, जो अगले साल के शुरुआत में ही होगा। यानी 9 अक्टूबर की रैली पंचायत चुनाव से ठीक पहले कही जा सकती है। जैसा कबूल अहमद ने कहा कि एक रैली से तो कम से कम बात नहीं बनने वाली है, उस रैली को आधार बनाकर, उस रैली को एक स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती एक पॉइंट बनाकर आगे मायावती का क्या एक्शन होता है, क्या कदम वो उठाती हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार कबूल। हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार।